Hello guys, so our today's topic is magnetic effect of current. हम अब मैग्नेटिक फील्ड, उसकी प्रॉपर्टीज और कैसे एक वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली चीज है मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है. A region of space near a magnet, electric current or moving charge particle in which magnetic effect are exerted on any other magnet, इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज पार्टिकल. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, काइंड ऑफ सिमिलर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या पढ़ी थी, चार्ज के आसपास जहां हम एक दूसरा चार्ज लाएं और उसे फोर्स महसूस हो, कुलम्बिक फोर्स, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, राइट. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि आपने एक मैग्नेट बनाई, उसके आसपास आप कोई दूसरी मैग्नेट लाए, ठीक है, या तो वो सेम पोल की है, ठीक है, लाइक नॉर्थ नॉर्थ है या नॉर्थ साउथ है, तो जहां पे उसे कोई भी इफेक्ट लाइक महसूस हो रहा है, कि जैसे उसे रिपल्शन महसूस हो रही है, अट्रैक्शन महसूस हो रही है, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है, इमेजिनरी होता है, वो जो पर्टिकुलर जहां तक उसका फोर्स महसूस हो रहा है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जाना जाता है. इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. सीजीएस यूनिट गॉस होता है और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस. ठीक है. अब ये एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी. ये कहाँ से आया ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट फॉर यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको लाइक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला से हमने बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशंस है वो निकालने के लिए यूज करा है. इसकी पूरी डेरिवेशन आगे हम देखने वाले हैं. आप ऐसा समझ लो कि जो फोर्स होता है वो एक ट्रिपल प्रोडक्ट होता है आई एल बी का. ठीक है, वेयर आई इज द करंट, एल इज द लेंथ एंड बी दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो इधर से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, फोर्स अपॉन आई एल. अब फोर्स का अपने हमने डायमेंशन पहले से कर रखा है, एम एल टी माइनस टू. और आई एल का क्या होगा, एल का एल रहेगा बिकॉज एल इज लेंथ. एंड आई क्या है, करंट. करंट का क्या होता है, एम्पियर. तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, एल से एल कट जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, दैट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ फर्स्ट वी हैव टू नो कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमें पता चली, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई. सो ऑर्स्टेड डिस्कवरी, इन्होंने क्या डिस्कवर करा था, उन्होंने ही शोड एन एक्सपेरिमेंट दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल हेल्ड नियर द वायर. तो उन्होंने एक वायर ली, वायर के अंदर से करंट पास करवाया और एक मैग्नेटिक नीडल को उसके पास लेके आए, तो उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन शो हुई. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज रिवर्स इन द, इन्होंने फिर क्या बोला कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट को आप रिवर्स करोगे ना, तो जो डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक नीडल की, फॉर एग्जाम्पल करंट आपने अपर डायरेक्शन में, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, जहाँ पे कैप है वहां पे अपर डायरेक्शन में ऐसे करंट जा रही है. अब जब मैंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मतलब अब करंट नीचे की तरफ है, तो जो डिफ्लेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे में डिफ्लेक्शन राइट में आ रहा था, तो अब ऐसे में डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ रहा है. नाउ थर्ड पॉइंट इज ऑन इंक्रीजिंग द करंट. आप अगर करंट इंक्रीज करोगे या जो नीडल है उसे करंट कैरिंग वायर के पास लाओगे, दोनों केसेस के अंदर जो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन थी वो बढ़ रही थी. ये इन्होंने ऑब्जर्व करा. इससे इन्हें कंक्लूजन क्या मिला कि जो मैग्नेट होती है रेस्ट पे वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जबकि जो चार्ज होता है रेस्ट पे वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, हमें पहले से पता है. ऑल ऑक्सीलेटिंग चार्ज और एन एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस electromagnetic wave इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो हमने पढ़ा है कि जो चार्ज है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वो एक्सिलरेटेड चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करता है, प्लस वो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है. ईएम वेव एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती उसके आसपास. वेयर एज अगर एक चार्ज है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगती है, राइट. सो हमें ये पॉइंट पता चल गए. अब हम करंट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, आइडियल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड आई इंटू डी एल, डी एल इज लेंथ है, ठीक है. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो तो दिख ही रहा है कि वेक्टर का साइन है, तो करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
अब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट का डायरेक्शन आता है। ठीक है, इसे निकालते कैसे, देखो सपोज ये घुमाऊ सी वायर थी, ठीक है, इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने ये पर्टिकुलर एक छोटे पार्ट ले लिया उसके अंदर से डीएल। ठीक है, डीएल पार्ट ले लिया और अब करंट इस डायरेक्शन में, तो मैंने ऊपर की डायरेक्शन में टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो मुझे आइडियल वेक्टर मिल गया, बस इस एड सिंपल। अब हमने करंट एलिमेंट क्यों पढ़ा है? क्योंकि अब हम आगे बायोट सावर्ट लॉ डिस्कस करेंगे। बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि जो डीबी वेक्टर है, ठीक है, डीबी यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइडियल वेक्टर के। आइडियल क्या है, अभी हमने पढ़ा कि देखो जैसे सपोज ये एक वायर है, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में, ये इसका डीएल वेक्टर है, तो इसे आप स्ट्रेट ले जाओगे तो आइडियल बन जाएगा। ठीक है, अब ये थीटा एंगल पे बन रहा है, तो इसके अब दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा आइडियल कॉस थीटा और एक बनेगा आइडियल साइन थीटा। तो जो आइडियल जो डीवी वेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइडियल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के। ठीक है, आर स्क्वायर इज बेसिकली जहाँ पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहिए। एंड साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे जब आप करोगे तो क्या बनेगा, आइडियल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब आपने प्रोपोर्शनैलिटी घटानी तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁷। ये जब आपने पुट करा तो आपको फॉर्मूला क्या बना है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब सिंस ये आइडियल साइन थीटा अगर आप देखोगे तो ये एक वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हमें पता है आर वेक्टर क्या होता है, आर का आर कैप इंटू आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आर वेक्टर इज आर कैप इंटू आर का मैग्नीट्यूड। तो इसके अंदर जब आप ये वैल्यू साइन थीटा हटाकर मतलब यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर, नीचे आर का क्यूब आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लिखनी है, साइन थीटा इज डायरेक्शन बेसिकली ना। तो देखो यहाँ पे ऊपर आर आ गया और नीचे आर का क्यूब हो गया, तो क्या बना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर अपॉन आर क्यूब। राइट, तो ऐसे हमें बायोट सावर्ट लॉ पता चला। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो एक होता है राइट हैंड पाम रूल और एक होता है राइट हैंड थंब रूल। ये क्या होता है, देखो सपोज पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इनटू द प्लेन है, मतलब कोई चीज अगर प्लेन के अंदर, एक प्लेन इमेजिन करो, सपोज एक पेपर है और कोई चीज अगर पेपर के अंदर घुस रही है तो उसे हम कहेंगे इनटू द प्लेन। और अगर कोई बाहर की तरफ निकल रही है, उस प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है, सो दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। अब डायरेक्शन कैसे पता चलती है, राइट हैंड पाम रूल की अगर बात करें तो आपको थंब रखना है डायरेक्शन ऑफ करंट और पाम आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर रखा है, सपोज देखो ये करंट है, ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो देखो ये पेन है, पेन का जहाँ कैप है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। अब क्या लिखा है, थंब लिख रखना है करंट की डायरेक्शन में, थंब मैंने करंट की डायरेक्शन में रख दिया। तो देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है मेरा हाथ, राइट, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, इनटू द प्लेन है, तो कैसा साइन आया, क्रॉस वाला, क्योंकि क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इनटू द प्लेन। और अगर मैं यहाँ से देखूं, यहाँ से, तो देखो यहाँ से देखो तो मेरी बैक ऑफ द हैंड दिख रहा है, तो मतलब आउट ऑफ इनवर्ट द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन के लिए डॉट वाला साइन होता है। वेयर एज राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो आपको करंट जो मतलब फिंगर्स है उन्हें कर्ल करना होता है इन डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड देता है। सपोज ये मैंने एक सर्कुलर लूप एज्यूम करा है जिसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो देखो ऐसे करा, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, थंब मेरा कहाँ है, थंब मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, अगर आप देखोगे तो बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ निकलेगा, सो दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन देखो यहाँ पे डायरेक्शन मैंने लिख रखी है। म्यू नॉट यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, डायरेक्शन ऑफ डीवी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the plane of vectors, ideal vector and r vector. It is the plane in which current lying conductor, ideal vector and r vector are present. तो बायोट सावर्ट लॉ से हमें ये पता चला कि जो डीबी वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिस प्लेन के अंदर हमारा आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर इज ऑलवेज जीरो। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप मानोगे, सपोज जैसे ये वायर है, ठीक है, अगर मैं इसी की एक्सिस पे, अगर मैं यहाँ जाके, ठीक है, इसी के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि एंगल क्या बनाएगा, आइडियल थीटा, मतलब आइडियल और आर, थीटा वुड बी इक्वल टू जीरो। और अगर साइन थीटा जीरो है तो जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली वैल्यू, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो। तो ऐसे हमेशा वो जीरो वैल्यू आती है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपको बनानी है, तो ये
करंट कैरिंग वायर है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप टॉप व्यू बनाओगे मतलब आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, बाहर की तरफ करंट आ रही है, बाहर की तरफ करंट आ रही है, तो आप थंब ऊपर रखोगे, ऐसे कर्ल करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे मैंने जूम करके बना भी रखा है। फिर अगर मैं इसी को नीचे से देखूंगी, नीचे से देखूंगी, तो मेरी करंट कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, सो दैट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखते हैं दोबारा से, इवन दो वी हैव स्टडीड इट अगेन ऑलरेडी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, हमें पता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट हमें डायरेक्शन देते हैं, दो एक पॉइंट मतलब फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती वरना दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। क्राउडेड लाइंस का मीन है कि वहां पे ज्यादा डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीकर फील्ड है तो मतलब वीकर मतलब स्पेस है ज्यादा लाइंस के बीच में, तो वीकर फील्ड है। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट कैरिंग जो करंट है वो स्ट्रेट है, एक वायर के फॉर्म के अंदर है, सीधा है, तो जो लूप बनेगा वो सर्कुलर बनेगा, जो फील्ड बनेगी सर्कुलर बनेगी। और अगर करंट सर्कुलर है तो फील्ड स्ट्रेट अलोंग एक्सिस बनेगी। जो वायर है अगर वो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है तो फील्ड परपेंडिकुलर होगी, जो हमने अभी ऊपर से पढ़ा, आइडियल और आर के परपेंडिकुलर होता है डीबी वेक्टर, एंड दे कैन एंटर एंड एग्जिट एट एनी एंगल। तो ये सब हमने पढ़ रखा है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आप बनाना चाहो तो अगर स्ट्रेट वायर होती है तो देखो ऊपर तो जाएगी क्योंकि करंट कैसे ऐसे जा रहा है, ऊपर से अगर आप हल्का सा कर्व करके देखोगे तो ऐसे जाएगी। तो ऐसे करके साइड में लूप्स बनते हैं, बहुत बार बच्चे सिर्फ सीधा कर देते हैं, ये लूप्स छोड़ देते हैं। नाउ ये हमने देख लिया, देखो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे होगी, राइट। वेयरएज अगर आप ये ट्राइंगल के अंदर देखो तो फील्ड करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ तो देखो बाहर की तरफ आउटवर्ड। ठीक है, इस वाले लूप के अंदर भी आउटवर्ड आएगी। ये यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्वल स्पेसिंग है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे डेंसर है तो बी ऑफ ए वुड बी ग्रेटर देन बी ऑफ एम। नाउ वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। तो सीधा हम फॉर्मूले पे बात करें क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। कैसे निकालते हैं, देखो ये एक वायर है, ठीक है, ये यहाँ से अल्फा एंगल बना रही है, यहाँ से बीटा एंगल बना रही है। करंट कैरिंग वायर देखो ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इस तरफ क्या है, इनवर्ड, इनवर्ड है तो क्रॉस का साइन, और इधर से देखूंगी तो आउटवर्ड तो डॉट का साइन। इसका जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है डिराइव करके, दैट विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इनवर्ड की डायरेक्शन के अंदर। अब आपको इसमें से केसेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले केस वन की बात करते हैं। केस वन की बात करें तो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, अगर आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, और साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 इज 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो म्यू नॉट बाय 2 पाई ए। तो ये होगा जब आपकी इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, दोनों एंड से इन्फिनाइट है। वेयरएज अगर सेमी इन्फिनाइट है, मतलब एक एंड से आपकी इन्फिनाइट वायर है, दूसरे एंड से वो एक इन्फिनाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो यहाँ से तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, और यहाँ से जीरो बनेगा। तो क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय आई मतलब म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई ए इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे एक है 90, एक है जीरो, तो 1 बचा, तो क्या बना आंसर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। अब बात करें कि व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर, अभी तो हमने लाइन ऑफ वायर के अंदर ही रखा था, अब जैसे पी पॉइंट अगर यहाँ है तो कैसे होगा। तो देखो आपको क्या करना है, करंट ऐसे जा रहा है, ये अल्फा एंगल है, ठीक है, और ये बीटा एंगल है। तो अब आपको क्या करना है, ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, दैट विल बी 90 माइनस अल्फा। ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये क्या बनेगा, 90 माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आई 4 पाई ए, तो एक बना साइन 90 माइनस अल्फा और ये बना साइन 90 माइनस बीटा। 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या बना, म्यू नॉट आई 4 बाय 4 पाई ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नाउ वेट अ सेकेंड।
ओके, वहाँ पे क्वेश्चन था वो थोड़ा उल्टा है. वी विल मूव ऑन टू दिस. ओके, लेट्स लीव इट फॉर अ व्हाइल, देन आई विल रोटेट इट. नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है एक आर्क पे. ठीक है, जिसका रेडियस आर है और इसका जो एंगल बना रही है वो पॉइंट से, दैट इज एल्फा. तो ये मैंने एक आर्क ले ली, इसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है. ये इसका आइडियल वेक्टर बन जाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा आर से. बायोट सावर्ट लगाओगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आइडियल, सॉरी म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर. थीटा हमारा एंगल है आइडियल और आर का, तो ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा तो हट गया हमारा. अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर तो इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, जो हमारा डीएल वेक्टर होगा उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो डीएल का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन एल आता है. अब आप लेंथ कैसे निकालोगे, हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल. तो वो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो एल इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा हो जाएगा, क्योंकि एल्फा यहाँ पे एंगल है. तो आगे हम मूव ऑन फर्दर करेंगे. तो देखो, ये आर से आई बाय आर स्क्वायर और आर अल्फा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बना, म्यू नॉट बाय आई आर अपॉन 4 पाई आर. ठीक है, म्यू नॉट बाई आई अल्फा इज इक्वल अपॉन 4 पाई आर. ये फॉर्मूला भी याद रखना है. अब इसका भी केसेस डिस्कस करेंगे. अगर आपका कैरिंग लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप है पूरा, तो जो हमारा अल्फा हो जाएगा दैट विल बी 2 पाई. तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 2 पाई. यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बना, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई और 4 पाई मतलब अल्टीमेटली 2 बचेगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर हमारा आंसर होगा. अब n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n म्यू नॉट आई बाय 2 आर. ठीक है, बस n का मल्टीप्लाई करता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं. सेमी सर्कुलर लूप की बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर. नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये सही अलाइनमेंट में है. तो देखो, मैंने दो सर्कुलर लूप बनाए हैं. एक के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, एक के अंदर ऐसे जा रहा है. अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे. तो देखो, आपको क्या करना है, आपको पहले दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेनी है. तो अगर हम बात करें, ये वन है, ठीक है, ये वन है और ये टू है. तो अगर हम वन की बात करें तो वन से करंट की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स रख लिया और कर्ल कर लिया, तो ऊपर की तरफ आ रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो, बी वन मैंने ऊपर बनाया. वेराज अगर हम सेकंड वाले एलिमेंट की तरफ से बात करें तो ये बनेगा ऐसे. बी टू हमारा आ रहा है माइनस जे की तरफ, सॉरी माइनस आई की तरफ, राइट. ये एक्स एक्सिस होता है. तो ये हमारा डायरेक्शन आ गई. ठीक है, अब आप इसके अंदर से किसी एक को पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या लोगे, जो जैसा डायरेक्शन आया वैसे ही ले लो. ठीक है, तो क्या बना, म्यू नॉट, और ये पूरा सर्कुलर लूप है तो 2 पाई आएगा, तो आंसर आंसर क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 आर. तो ये बना म्यू नॉट आई बाय 2 आर और ये बना म्यू नॉट आई बाय 2 आर. तो आपका आंसर क्या आया, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, और डायरेक्शन लिखोगे तो माइनस आई प्लस जे. अब ये तो हुआ एक तरीका कि जब आपको डायरेक्शन पता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे. ये देखो, इसके अंदर क्या करना है, जो हमने बचपन में रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. यहाँ पे हमारा क्या है, 90 डिग्री है, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है. तो हमारा आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट 2 भी बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस 90 रख दिया, ये पूरी टर्म 0 हो गई. अब ये दोनों हमारा सेम है, ठीक है, क्योंकि हमारा बी वन और बी टू दोनों इक्वल आ रहे हैं, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है. तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 बी. तो ये हमारा, अगर आपको नेट मतलब वैसे याद है तो आप सीधा ऐसे करके अंडर रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2 आर भी लिख सकते हो. दैट विल बी द आंसर. नाउ अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ अ लूप, तो देखो ये मैंने एक लूप बनाया. ठीक है, अब इसकी एक्सिस पे हमें निकालना है, तो ये पॉइंट पी है, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो यहाँ पे मैंने आई करंट भेजी इस डायरेक्शन के अंदर. ठीक है, और ये हमारा ओ हमारा सेंटर है, एक्स हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये एंगल थीटा है. ये आइडियल वेक्टर है, आइडियल और आर के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है. अब यहाँ पे आप डायरेक्शन निकालोगे, जब हम वो लगाओगे राइट हैंड थंब रूल, तो आपको डीबी वेक्टर इधर मिलेगा.
ठीक है, देखो मैं भी लगा के दिखाती हूँ। आप ऐसे करोगे तो डीबी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा और थीटा एंगल पे होगा। तो दो कंपोनेंट्स बच जाएंगे, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा। अब आप देखोगे तो नीचे से भी एक और वेक्टर अगर आप देखोगे इस वाले पॉइंट का, ये भी थीटा एंगल पे होगा, नीचे बनेगा डीबी कॉस थीटा, इधर बनेगा डीबी साइन थीटा। तो डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक्स पॉइंट है, ठीक है, ये आर है और ये स्मॉल आर है। तो हमें हाइपोटेन्यूज थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो आर स्मॉल आर होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप एक ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ ए पी, इस पे अगर आप साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर है कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूज है स्मॉल आर। तो अब हम बात करते हैं आगे कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें पता है बायोट सावर्ट लॉ क्या कहते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन 90 बाय आर स्क्वायर। साइन 91 होता है तो ये बस म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बचा। अब हमें क्या करना है, डीबी साइन थीटा। तो डीबी की वैल्यू तो ये हो गई। अब साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, जो भी हमने ऊपर निकाला ट्राइंगल वाली वो देख के, राइट एंगल ट्राइंगल देख के। ठीक है, तो अब आप जो लाइक कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकालो, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डीएल, और आर बचा। ठीक है, अब डीएल की जगह आप क्या लिखोगे, लेंथ तो बेसिकली सर्कमफेरेंस ही होगा, तो क्या बनेगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लिख दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, यू नॉट आई, यहाँ पे आर इंटू आर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, कैपिटल आर का भी ऊपर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिख रखा, अपॉन में 2, ठीक है, क्योंकि ये वाला 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम से देखा, और इसकी पावर 3/2। ठीक है, और अगर n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे ठीक लग गया है, अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर आपको सेंटर पे निकालने, सेंटर पे निकालने तो आपका एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो रखोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर, जो हमने अभी पहले डिराइव कर रखा है। अब इसके अंदर को ना हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो सपोज बी नॉट जो है हमारा दैट इज एन म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ठीक है, जो एक सेंटर पे होता है। अब मैंने क्या करा, मैंने ना यहाँ पे ना 2 r³ कॉमन ले लिया, 2 r³ कॉमन ले लिया, तो क्या बना, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे मेरा 1 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने ये जो था ना म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर, इसकी जगह मैंने लिख दिया बी नॉट, और ये जो पूरे ब्रैकेट है 3 की पावर 2, इसको मैं ऊपर ले गई तो मेरा बना -3 की पावर 2। ठीक है, ये देखो। उसके बाद हमको पता है जो एक्स है वो बहुत बहुत छोटा है आर से, तो हमने क्या करा, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दी कि 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन की पावर n इंटू एक्स। ठीक है, ये पावर नहीं है, n इंटू एक्स है। तो हमने क्या करना है, ये पावर बस आगे ले आनी है। तो क्या बना, b इज इक्वल टू बी नॉट 1 - 3 x² बाय आर 2 r²। ठीक है, इसको फिर मैंने फर्दर सॉल्व करा, बी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं बी नॉट को इस तरफ ले आई और बी नॉट को डिवाइजन में ले आई। तो मेरा क्या बना, डेल्टा बी बाय बी नॉट, क्योंकि बी माइनस बी नॉट को हम डेल्टा बी लिख सकते हैं। सो डेल्टा बी माइनस बी नॉट इज इक्वल टू -3/2 x² बाय r²। राइट, नाउ हमें फ्रैक्शनल डिस्क्रीज अगर देखना है मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो वो क्या हो जाएगा, -3/2, मतलब -150% डिक्रीज होगा एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, मतलब फॉर्मूला थोड़ी ग्राफ देखेंगे, तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आता है। ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है। एंड ये ग्राफ कैसे बना, ये मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमम हमें कैसे पता चला कि -r/2 और r/2, ये हम इस पूरी टर्म को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर, whereas m and r आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे कर्वेचर का चेंज हो जाता है। अब हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट, ये क्या होता है, बेसिकली ना हम दो एक्सेस लेते हैं अलग अलग, मतलब दो लूप लेते हैं अलग अलग, और उनको एक पर्टिकुलर ऐसे डिस्टेंस पे रखते हैं जहां से इन दोनों के अरेंजमेंट से हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए ऑफ शॉर्ट रेंज की। तो यहाँ पे मैंने एक लूप ले लिया, यहाँ पे मैंने एक लूप ले लिया, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर है। अगर आप इसका पर्टिकुलर सिंगल सिंगल ग्राफ बनाओ जैसे हमने ऊपर देखा, तो इसका कुछ ऐसे से आएगा, इसका कुछ ऐसे से आएगा, बट जो इनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म बनेगी, और वो और इंक्रीज आ जाएगा यूनिट मैग्नेटिक
फील्ड में और वो थोड़ी सी यूनिफॉर्म हो जाएगी, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, तो ये हमें इस अरेंजमेंट से मतलब बेनिफिट मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ एसीएल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed part in free space or vacuum is equal to mu naught times of net current or total current which is crossing through the area bounded by the closed path। तो लाइन इंटीग्रल करना है, सो ये क्या है, d डॉट dl जो हमारा आता है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। तो इससे हमें क्या पढ़ते हैं, म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड का मतलब है कि नेट करंट जो इंक्लोज्ड है एक आपके लूप के अंदर। तो देखो सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, ये मेरा लूप है, ये जो डॉट है दैट इज आउटवर्ड, तो आई वन आउटवर्ड है, और आई थ्री और आई फाइव इनवर्ड है, और आई टू और आई फोर लूप के बाहर है। तो इनको तो कंसिडर ही नहीं करना है क्योंकि इनसाइड द लूप की बात हो रही है और नेट करंट की बात हो रही है। तो इधर क्या करा मैंने, जो डॉट वाला था मतलब जो मेरा आउटवर्ड था उसको मैंने पॉजिटिव लिया और इनवर्ड को मैंने नेगेटिव लिया, तो मेरा समेशन ऑफ आई क्या हो गया, आई वन माइनस आई थ्री माइनस आई फाइव। तो ऐसे हम लिखेंगे म्यू नॉट आई वन माइनस आई थ्री माइनस आई फाइव इज इक्वल टू बी डॉट डी एल, ऐसे करके मिलता है। और जो एसीएल होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज पाथ। और कोई भी करंट अगर आउटसाइड होता है तो जैसे हमने ऊपर कंसिडर नहीं करा वैसे करेंगे। और ये सूटेबल होता है इन्फिनिटली लॉन्ग और सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसकी बात करते हैं। देखो जैसे हमने ऑलरेडी फॉर्मूला निकाल रखा है बायोट सावर्ट लॉ से कि अगर हम एक इन्फानाइट वायर का देखें तो उससे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय टू पाई, राइट। अब यहाँ पे देखो ये मैंने एक वायर ले ली, ठीक है, ये आर पॉइंट पे मेरे को इसका वो चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर तो आई करंट फ्लो कर रही है तो म्यू नॉट आई हो जाएगा, और बी डॉट डीएल, ठीक है, डॉट है तो कॉस आएगा, तो बी डीएल कॉस जीरो। ठीक है, कॉस जीरो क्यों आया, क्योंकि जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है वन। तो क्या बचा, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब डीएल को आप कैसे निकालोगे, आपको लेंथ चाहिए इस पूरे की, लेंथ कैसे होती है, सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है टू पाई आर, तो बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी क्या बना, म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। तो ये हमारा फॉर्मूला दोबारा डिराइव हो गया। अब आप किसी रेगुलर पॉलीगन मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर की अगर बात करो और अगर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है तो बी नेट हमेशा जीरो होता है। मतलब इसमें आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि अगर आई वन आई टू, मतलब आई है, ठीक है, ये एक सर्कुलर लूप के अंदर गया और ये आई वन और आई टू के अंदर बट गया, तो जो बी नेट होगा वो ऑटोमेटिकली जीरो होगा। वेयर अगर आपने ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये भी दो करंट में बट गया, बट बी नेट विल स्टिल रिमेन सेम अगर इनकमिंग और आउटगोइंग करंट इक्वल है। अब ये कैसे हो रहा है इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो देखो बी नेट कैसे मिलेगा, बी वन माइनस बी टू करके, क्यों, क्योंकि इसमें करंट इस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर ऐसे फिंगर कर्ल करो। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे की बात करें सो दिस इज लाइक ऐसे। तो एक है ऐसे, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। अब कैसे होगा, देखो बी वन की अगर बात करें तो ये वन है, ये अल्फा, ये वन है, ये अल्फा वन एंगल बना रही है, ये अल्फा टू एंगल बना रही है, ये बी टू है, इधर आई टू करंट फ्लो कर रही है, इधर आई वन करंट फ्लो कर रही है। सो बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई वन बाय, मतलब आई वन बाय आर इंटू अल्फा वन। ठीक है, बी टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई टू फोर पाई अल्फा, फोर पाई आर इंटू अल्फा टू। अब आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। तो आई वन इज टू आई टू इज इक्वल टू आर टू इज टू आर वन, ये हमने पहले पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। एल को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था, रेडियस इंटू थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, अल्फा वन अल्फा टू। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अब अगर हम बात करें बी वन बाई बी टू की तो क्या बनता है, आई वन अल्फा वन अपॉन आई टू अल्फा टू। अब अल्फा वन और अल्फा टू तो सेम रखूंगी, बट आई वन आई टू की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, अल्फा टू बाय अल्फा वन। तो अल्फा टू बाय अल्फा वन इंटू अल्फा वन बाय अल्फा टू, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, तो बी वन इज इक्वल टू बी टू। तभी हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो आता है। तो वो उसे आप एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो। Now find magnetic field due to hollow cylindrical conductor whose inner radius is a and outer radius is b। तो मैंने ये सिलेंडर बनाया है, इसके अंदर एक और सिलेंडर बनाया है, बीच में से ये हॉलो है, इधर ये आउटर रेडियस बी है, इनर रेडियस ए है, ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है और इसके जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो लाइंस है, ठीक है, इन्हीं के अंदर ही करंट फ्लो कर रहा है।
बाकी सारी जगह करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब आप क्या करोगे, पहले आपको निकालना है अगर आर पॉइंट है उसकी जो मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो बी से भी ज्यादा बड़ा है, मतलब जो आउटर रेडियस है उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो वो एज अ स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की तरह एक्ट करेगा। तो क्या बना, बी नॉट मतलब बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब आई तो पूरा के अंदर आई ही फ्लो कर रहा है, तो ये तो आई ही होगा इसका समेशन। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 पाई आर लिख दोगे, क्योंकि आपको सरकमफेरेंस चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब अगर आर आपका छोटा है ए से, मतलब जो आपका इनर रेडियस है उससे भी छोटा, तो करंट तो देखो सिर्फ ए से बी के अंदर फ्लो कर रही है, बी के बाहर जो पॉइंट फ्लो करेगा उसके अंदर भी ये करंट आएगी। बट अगर आप ए के अंदर की बात करोगे तो उधर तो कोई करंट ही नहीं है, तो बी हमारा जीरो आ जाएगा क्योंकि वहां पे कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही। वेराज अगर हम थर्ड केस की बात करें कि जो आपका आर है वो ए और बी के बीच में है, तो क्या कैसे होगा, देखो आपको इसके लिए करंट डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, आपको ये पता करना पड़ेगा कि करंट आई बाय ए में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, तो आई इज इक्वल टू पाई, अब एरिया क्या है आपको नेट एरिया निकालना पड़ेगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे, सो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। पाई मैंने कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा। अब करंट फ्लो कर रही है आर से ए तक और आर से आर तक। ठीक है, तो हमने क्या करा, आई डैश निकालने के लिए जे इंटू एरिया कर दिया, तो ये तो हमारा पहले से निकल रखा है। अब एरिया कैसे निकालोगे आप उसका, कि जहाँ पे फ्लो कर रही है, तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, और आर आपको वो पॉइंट है जहाँ पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको आई का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा इधर। उसके बाद अब आप इसे इक्वेशन में डालोगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब डीएल की जगह 2 पाई आर ही आएगा। तो आपका अगर बीच में होगा, मतलब बी और ए के बीच में अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, इट इज अ कॉइल विच हैज लेंथ एंड यूज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग रेंज। तो ये बेसिकली एक कॉइल की तरह ही होती है, बट इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, इसकी एक लेंथ होती है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है। जो वायर होती है वो टाइटली बाउंड होती है ओवर द सिलेंड्रिकल फॉर्म, देखो सिलेंडर टाइप की जगह है, मतलब एक शेप है और उसके ऊपर मैंने टाइटली बाउंड कर लिया वायर को, और ये एक हेलिक्स की फॉर्म के अंदर, मतलब देखो सर्कल मतलब है और आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद करंट इसमें हमारी राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बनेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब हम इसकी बेसिकली डेरिवेशन देखेंगे सोलेनॉइड के अंदर कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं। तो देखो, यहां से आप देखोगे करंट आपका इधर जा रहा था, अब इसके अंदर इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने क्या लिया, करंट मेरा जो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर तो मैंने राइट टू लेफ्ट बोला था, अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट टू राइट कर दिया है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट करा है तो करंट मेरा इस तरफ जा रहा है, ठीक है इस तरफ जा रहा है, तो मैंने ऐसे करा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स ने मुझे वो दी थी कि आउटवर्ड है, ठीक है बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसलिए मैंने डॉट बनाया, और नीचे से बात करें तो इनवर्ड है, अंदर की तरफ जा रही है, राइट। तो ये मेरा इनवर्ड आ गया। अब मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम करा ए बी सी डी, ठीक है जिसकी लेंथ है एल। अब इसके अंदर मेरे को लगाना है एसीएल, मतलब एम्पियर सर्किट लॉ। कैपिटल एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, एल हमारा लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, एन हमारी टर्न डेंसिटी है, टर्न डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन बाय एन होता है बेसिकली। अब अगर हम बात करें तो देखो, एक बनेगा बी डॉट डीएल ए बी के लिए, एक बनेगा बी डॉट डीएल बी सी के लिए, एक बनेगा बी डॉट डीएल सी डी के लिए, एक बनेगा बी डॉट डीएल डी ए के लिए। अब बी सी और डी ए को मैंने कैंसिल करके जीरो क्यों करा, देखो आप अगर रियलाइज करो तो BC और DA, यहाँ पे देखो BC और DA है कौन सा, ये है BC और ये है DA। अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो हमारा करंट है वो उस डायरेक्शन में है, लेंथ है जो वो उस डायरेक्शन में है, तो इसके अंदर जो हमारा डिग्री बना DL और B का, वो हमारा 90 डिग्री आ रहा है, देखो ये बाहर की तरफ और ये ऊपर की तरफ, तो ये 90 डिग्री बना सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, जिसकी वजह से क्या हुआ, cos 90 इज जीरो, तो ये चीजें हमारी जीरो हो गई। वेयर एज अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी तो देखो सोलिनॉइड के बाहर ही है,
अगर कोई चीज सोलेनोइड के बाहर है तो उसके अंदर करंट तो फ्लो कर नहीं रही, करंट तो सोलेनोइड के अंदर फ्लो कर रही है, तो इधर तो सिग्मा ऑफ आई तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब अल्टीमेटली बी भी जीरो हो जाएगा। तो अब एंड ऑफ द डे मेरे पे बचा गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल ऑफ डीसी। डीसी बचा मेरे पे, क्योंकि डीसी के अंदर करंट भी है, हमारा थीटा भी 90 नहीं बन रहा है, तो बस वो बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो देखो डीसी लिखा, म्यू नॉट आई लिख दिया। अब कॉस जीरो वन होता है, तो बी डॉट डीएल म्यू नॉट एन आई। अब डीएल का इंटीग्रेशन करूंगी तो एल बनेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ सोलेनोइड मैंने कैपिटल एल ली थी। अब एन बाय एल मैंने टर्न डेंसिटी ली थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। राइट, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब इनसाइड ऑफ जो सोलेनोइड होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म होती है, बट आउटसाइड द, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती है वो जीरो आती है आउटसाइड द सोलेनोइड। अगर अभी तो ये इनफाइनाइट सोलेनोइड की बात करिए, अगर फाइनाइट सोलेनोइड होता है तो देखो ये थीटा वन होता है हमारा और ये थीटा टू होता है। अगर हमें पी पॉइंट इनसाइड सोलेनोइड है और ये फाइनाइट सोलेनोइड है, हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज बेसिकली टर्न डेंसिटी ओनली। सो म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, जहाँ पे कॉस थीटा वन हमारा थीटा वन ये है और थीटा टू ये है। अब सेमी इनफाइनाइट सोलेनोइड के एक एंड पर अगर हमें पता करनी है, तो देखो एक तो 0 डिग्री हो जाएगा और एक 90 डिग्री हो जाएगा, तो एक एंगल हमारा पाई बाय टू बनेगा और एक हमारा 180 बन जाएगा, कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कॉस 90 इज जीरो, और कॉस पाई इज वन माइनस वन। ठीक है, 180 कॉस 180 इज माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा अल्टीमेटली बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो ये हमारा बी का वैल्यू आ गया। अब नोट, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो सोलेनोइड होता है वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग लिया जाता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सोलेनोइड, वो उसके रेडियस और ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आपने देखा कि कहीं पे भी मैंने आर नहीं लिया, मैंने एल लिया, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टेड होती है अलोंग इट्स एक्सिस, और हमेशा वो यूनिफॉर्म शॉर्ट रेंज यूनिफॉर्म ने डिफाइन में ही देखा था सोलेनोइड की। जो आउटसाइड द वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड होता है वो जीरो होता है, तो उसे हम जीरो ही मानते हैं, सोलेनोइड के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। टॉरॉइड क्या होता है, टॉरॉइड कंसिडर एज रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनोइड। तो सोलेनोइड अभी हमने लंबा देखा था, अब मैंने सोलेनोइड के दोनों सिरों को आपस में मिला दिया, तो एक डोनट जैसा कुछ बन जाता है। आउटसाइड द वॉल्यूम इसकी भी जीरो होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होती है वो भी जीरो होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड प्रोड्यूस करता है ये डायरेक्टेड अलोंग होती है सर्कुलर एक्सिस, इट्स सर्कुलर एक्सिस एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड अलोंग द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका भी आप डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, जहाँ पे हमारा एन क्या है, टर्न डेंसिटी है, टर्न डेंसिटी क्या आती, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टेन टर्न्स अपॉन एल। यहाँ पे एल क्या आएगा, यहाँ पे एल आएगा टू पाई आर। अब यहाँ पे तो देखो एक तो आउटर रेडियस है बी और एक इनर रेडियस है ए, तो इसमें से आप लोगे कैसे, तो जो आर रेडियस होता है दैट इज बेसिकली द मीन रेडियस, उसकी वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी बाई टू। तो ये हमारा आंसर आता है। तो ये भी आपको याद रखना है टोरॉइड और सोलेनोइड का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।